एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को देखा, लाइक किया और सब्सक्राइब किया। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था भाषा और व्याकरण का महत्व। तो देखिए, व्याकरण पे इतना ज़्यादा जोर देने का कारण यही है कि जब तक आपको किसी भी भाषा का, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, जब तक उसके व्याकरण पे आपकी पकड़ नहीं रहेगी, आप उस भाषा को बहुत अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं आपको आपका ये ध्येय होता है कि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर स्कोर करें, तो बेहतर यही होगा कि ऐसा काम करें, ऐसी पढ़ाई पढ़ें कि जिससे आप एक बार विषय पे अपनी पकड़ अच्छे से मजबूत कर लें, तो फिर तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपके अपने आप आएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, वो आप अपने आप पढ़कर अच्छे से उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है? तो इसी व्याकरण के क्रम में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शब्द निर्माण। शब्द, आप जानते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द हम कहते हैं। वो शब्द बनते कितने तरीके से हैं? जो शब्द हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला देवेंद्र, हमने बोला राजपुत्र, तो ये शब्द बना कैसे, वो हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, शब्द निर्माण 4 प्रकार से होता है। उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा। जैसे हमने बोला अनुपम, तो ये शब्द बना है उपसर्ग से। मैंने बोला पढ़ने वाला, तो इसमें वाला प्रत्यय लगा हुआ है, ये शब्द बना प्रत्यय से। मैंने बोला देवेंद्र, तो ये देव प्लस इंद्र संधि हुई है, तो ये शब्द बना संधि से। मैंने बोला राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, तो ये शब्द बना समास से। क्रम से हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। और इसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि उपसर्ग द्वारा हम शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानिए बच्चों कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से जुड़कर बना है। उप यानी पास में, समीप में, और सर्ग मतलब निर्माण करना, रचना करना, जोड़ना। ठीक है? तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं, एक तरह से ये पूरी तरह शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में विशेषता बढ़ाते हैं या कभी कभी उसका अर्थ परिवर्तन भी कर देते हैं। और ठीक इसी के विपरीत प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में, वो भी शब्दांश होता है, शब्द के बाद में लगता है और वो भी शब्द का अर्थ बदलता है। किंतु इस वीडियो में मैं आपको उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है? तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं, मैंने आपको बताया शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में लगकर शब्द की विशेषता बढ़ाते हैं। जैसे बच्चों जय शब्द है, ठीक है, इसमें हमने अ लगाया है ना, अजय, अर्थ हुआ जिसको जीता ना जा सके। विजय, वी प्लस जय यानी विशेष जीत। दुर्जय, दुर प्लस जय यानी जिसे जीतना कठिन हो। और उसी जगह ये तीनों तो देखिए अर्थ में विशेषता ला रहे हैं, लेकिन अगर हमने परा उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ विलोम हो गया। जय का उल्टा पराजय यानी हार। ठीक है? अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ये उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जो बच्चों व्याकरण में, हिंदी में हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं वो 4 तरह के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। आप उर्दू के उपसर्ग कह लीजिए या विदेशी उपसर्ग कह लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्द उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। और चौथा है संस्कृत के अव्यय। तो सबसे पहले चलते हैं संस्कृत के उपसर्ग। निश्चित रूप से वे उपसर्ग जो संस्कृत शब्दों के साथ लगते हैं। ठीक है? जैसे देखिए अन्न, हलंत लगा हुआ है ना,
अन हिंदी का भी उपसर्ग होता है, उसमें हलंत नहीं लगा होता है ना। अन, हर उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ होता है और हमें कभी अर्थ लिखने को नहीं आता। परीक्षा में आते किस तरह से हैं? उपसर्ग पर आधारित प्रश्न आएंगे आपको कि उपसर्ग दिए हुए शब्दों में से उपसर्ग छांटिए, शब्द दिया रहेगा उसमें उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, या कुछ उपसर्गों के उदाहरण दिए रहेंगे उनमें शब्द जोड़कर शब्द बनाइए। आप ये जान लीजिए बच्चों कि उपसर्ग और मूल शब्द जब भी हम अलग करते हैं तो हमें उपसर्ग को अलग लिखना होगा, मूल शब्द को अलग लिखना होगा। पर जब नए शब्द बनेंगे तो हमें वो पूरा शब्द एक साथ लिखना होगा। ठीक है, देखिए जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं अभी, है ना। अभी मतलब क्या होता है? सामने, जैसे अभिमान, ठीक है, अभिव्यक्ति, आ रहा है, अभी प्लस व्यक्ति। कभी कभी क्या होता है कि संधि करके भी हम उपसर्ग लगा देते हैं, जैसे पर प्लस उपकार, शब्द बना परोपकार। अब अगर परोपकार शब्द दिया है तो उसमें आप परो प्लस कार नहीं करेंगे, पर प्लस उपकार। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग जैसे अभी, अव, अनु, अन, अनु जैसे अनुभव, अनुपम, अनुभवी। ठीक है, अन, अनादि, अव, अवनति, अवगुण, अवशेष, ये सारे हुए संस्कृत के उपसर्ग। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जो उपसर्ग संस्कृत के शब्दों के साथ प्रयोग किए जाएं, जैसे मान है, गुण है, ये सारे क्या हैं? संस्कृत के शब्द हैं, तो हम इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहेंगे। दूसरा हुआ हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो हिंदी के शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अन, अन यानी अभाव, कमी जो, जैसे अनजान, अनपढ़, अनजाना। अध यानी आधा, अधपका, अधकचरा जैसे शब्द। ठीक, पर यानी दूसरा, जैसे परनानी, परदादा, परलोक, परनारी, पर स्त्री, पर पुरुष, दूसरा। फिर आते हैं विदेशी उपसर्ग, जिसमें हम जिसमें हम उर्दू और अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों को इस श्रेणी में रख सकते हैं। उर्दू के शब्द जैसे शब्द है बे, है ना, तो बेवफा, बेईमान। फिर बद यानी बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदमिजाज। ना यानी नहीं अर्थ में, जैसे नाकाम, नाउम्मीद, ना समझ, ना लायक, ना प्लस लायक, ना प्लस इंसाफ, ना इंसाफ, ना प्लस पसंद, कहते हैं ना ना इंसाफी हुई है उसके साथ। और दर यानी में, अंदर जैसे हुआ, दरमियान, दरकिनार। सर यानी प्रमुख, जैसे सरदार, सरताज। और इसी तरह अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं, जैसे वाइस, हेड, तो आपने बनाया हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, कोई अधिकारी हुआ। अब इसके बाद आता है बच्चों संस्कृत के अव्यय। ठीक है, अव्यय यानी आप जानते हैं वो शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता है, यानी ये अपने आप में पूरे पूरे शब्द होते हैं। जैसे हमने बोला अधः, अधः मतलब नीचे, तो जैसे अधोमुखी। अंतः मतलब अंदर में, जैसे हमने बोला अंतरराज्यीय, अंतरविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय। तो ये पूरा शब्द हुआ। जैसे प्रातः है, प्रातः काल, प्रातः स्मरणीय। ठीक है, अधः आपको बताया कि अधोपतन, अधोमुखी, ऐसे शब्द। अब ये है कि आप इसका अभ्यास कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे दिया है शब्द अनुकरण, तो और इसमें से आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करने को कहा गया है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए उपसर्ग, फिर मूल शब्द, फिर बने हुए शब्द। उपसर्ग के नीचे आप लिखिए अनु,
मूल शब्द के नीचे लिखे करण और बने हुए शब्द में लिखे अनुकरण। ठीक है। इसी तरह आपको अव शब्द से शब्द बनाने के लिए दिया गया है, तो आप लिखिए अव। अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं। बने हुए शब्द आप लिखे, उपसर्ग में आपने डाला अव, बने हुए शब्द आप लिख दीजिए अवनति, अवगुण, अवशेष। अब जैसे देखिए शब्द दिए हुए हैं आपके सामने, बदनाम, बदसूरत, बदबू, और इनसे आपको उपसर्ग छांटना है ना। तो आप सबसे पहले लिखिए शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द। शब्द आपने लिख लिया बदबू, उपसर्ग लिखा आपने बद, और मूल शब्द हुआ बू, यानी दुर्गंध जिसमें हो। ठीक है। इसी तरह नापसंद शब्द है, मूल शब्द आपका क्या हुआ इसमें, पसंद। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करने आना चाहिए। और फिर जैसे कि मैंने बोला कि जब आप मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करेंगे तो वो दोनों कभी भी एक शब्द नहीं रहेंगे। आप उपसर्ग के नीचे ना लिखे, मूल शब्द के नीचे पसंद लिखे, और बने शब्द या मुख्य शब्द में नापसंद लिखे। ठीक है। अब आप अभ्यास करिएगा बच्चों, और कोई ऐसा शब्द है जिसमें आप नहीं पकड़ पा रहे हैं कि क्या उपसर्ग है, क्या मूल शब्द है, या जो आपको नहीं समझ में आया, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सरल सा प्रकरण है और मैंने इसको बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और अब इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको प्रत्यय समझाऊंगी। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।